हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो अकाउंटेंसी जिनका जो कॉमर्स आगे पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने सब्जेक्ट अकाउंटेंसी लिया हुआ है, तो उन लोगों के लिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। तो बहुत से बच्चों ने स्टार्ट कर दी होगी अच्छे से तैयारी करना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोग की वीडियोस जो मैं लेकर के आऊंगी आप लोग के लिए, तो मेनली होगा टारगेट यहाँ पर हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन करना, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग को शॉर्ट नोट्स की तरह भी इस तरह से इसको आप नोट भी करते जाइए तो आपके नोट्स भी तैयार अच्छे से हो जाएंगे शॉर्ट में, और सारा सिलेबस भी आपको कवर हो जाएगा। जिसमें आपके बहुविकल्पीय कुछ क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग की तैयारी कराती जाऊंगी। उसके बाद जब एग्जाम्स आपके होंगे उसको कुछ दिन पहले उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी आएंगे मॉडल पेपर की तरह, जिससे आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे जिसमें हम समझेंगे जो आप लोग के लिए साझेदारी पार्टनरशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे जब आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे बीकॉम में तो वहां पर ये आपके बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसको अच्छे से अभी ही तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें स्टार्ट करना है वो हमें कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, साझेदारी लेखांकन के आधारभूत अवधारणाएं। क्या होती है पार्टनरशिप, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे अच्छे से कि साझेदारी होती क्या है। उसके बाद धीरे धीरे आगे हम इसके बारे में समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सब कुछ आपको मिलेगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी होगी जहाँ आपकी सारी वीडियोस आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये समझना कि साझेदारी होती क्या है। ऐसे तो नाम से ही आप लोग को क्लियर हो गया होगा, साझेदारी। आप लोग ये फ्रेंड्स हैं, आपस में कोई भी काम होता है मिलजुल करके करते हैं, क्योंकि साथ में एक अकेला व्यक्ति कुछ काम ऐसे नहीं कर सकता, हमको 3-4 लोग चाहिए होते हैं। जैसे कोई ड्रामा कर रहे हैं आप स्कूल में अपने, कोई भी जो है डांस प्रोग्राम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो वहाँ पर कुछ बच्चे सब मिल करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबका अपना अपना जो है योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है। साझेदारी जो होती है एक ऐसा बिजनेस या व्यवसाय करने का एक तरीका होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे लें, एक व्यक्ति है, बी है और सी या फिर डी, ये 4 व्यक्ति हैं। तो ये 4 व्यक्ति जो हैं मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई अपना एक व्यवसाय कर रहे हैं। इन्होंने मिल करके अपना एक व्यवसाय या फिर बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्या है इसमें इनकी आपस की सहमति भी रहेगी, यानी कि मिलकर ही कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी काम करना, बिजनेस को कैसे चलाना है, ये सारा काम लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे। और जो भी आगे के निर्णय होंगे, अब क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो किसी एक की तो पैसा लगाएगा नहीं, चारों लोग लगाएंगे। तो इस तरह का जो बिजनेस है या व्यवसाय है वो क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। ये तो आपने ब्रीफली समझ लिया। अब आइए देखते हैं डिफिनेशन इसकी कि क्या होती है इसकी डिफिनेशन। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोग को डिफिनेशन प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें वो मेनली भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, क्योंकि ये जो आपकी भारतीय साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, उसके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया जिस तरह से आपके देश में देश को चलाने के लिए हमारे देश का संविधान है, इसी तरह जो साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, उसको भी चलाने के लिए, जिससे कि किसी भी तरह को कोई विवाद आ रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए ना, कि कुछ नियम हो, कुछ प्रावधान हो, कुछ रूल्स हो। तो उसके लिए बनाया गया एक भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ये आप लोग रट लीजिए, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, वहां पर पूछ सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, या सन पूछ सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, 1932 हो जाएगा। कौन सी धारा में दी गई डिफिनेशन, इसकी सेक्शन 4 में दी गई है, धारा 4 में दी गई है। अब देख लेते हैं डिफिनेशन क्या दी गई है। तो डिफिनेशन दी है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं और जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो मैंने एग्जाम्पल आप लोग को दिया था कि ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग हैं। तो ये 4 व्यक्ति हो गए जो मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ किसी नए व्यवसाय को, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं।
तो उस बिजनेस में आपस में मिल करके डिसीजन ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ हर चीज पर सहमत होंगे। यानी कि आपस में अगर सहमति नहीं है एक दूसरे के साथ, मतलब कोई निर्णय किसी ने लिया दूसरा कह रहा नहीं गलत है, जैसे कि अक्सर हम लोगों में होता है, आपस में कोई बात हो रही, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उस बात से एग्री कर जाए। तो यहाँ पर लेकिन क्या होगा, एक साझेदारी के लिए जरूरी है कि चारों लोग एक ही बात पर, एक ही पॉइंट पर सहमत हैं और वो अपने प्रॉफिट को, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट वर्ड लाभ, क्योंकि लाभ पर ही सभी को पता है प्रॉफिट होना चाहिए, बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेस चलेगा नहीं, ना ही कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा अगर उसे लाभ नहीं होगा। तो अपने लाभों को वो बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, किस तरह से बांटते हैं, बराबर भी बांट सकते हैं, अलग अलग भी, वो कभी कभी डिपेंड कर जाता है कि कितनी पैसा कौन व्यक्ति लगा रहा है, कितनी पूंजी कौन ला रहा है। अब इसको भी हम समझेंगे कि पूंजी क्या है, इसके बारे में डिटेल में। तो उनको लाभों को बांटने के लिए आपस में सहमत हो जाते हैं। वैसा तो है नहीं कि ए और बी को ही लाभ मिला, प्रॉफिट दिया, सी और डी को नहीं मिला, तो फिर सी और डी बिजनेस में क्यों आना चाहेंगे, अपने कैपिटल या पैसा क्यों लगाना चाहेंगे, सबको मिलना चाहिए ना प्रॉफिट। तो अलग अलग भी मिल सकता है, एक जैसा बराबर भी मिल सकता है। तो सहमत हुए हैं, इनका संचालन उन सभी के द्वारा। अब यहाँ पर ये है कि जरूरी नहीं है कि चारों मिलकर ही उस साझेदारी को चलाए, हो सकता है ए और बी चला रहे हों, ए बी सी चला रहे हों, या अकेला डी चला रहा है। तो यहाँ पर सब मिलकर भी चला सकते हैं, उनकी तरफ से कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। तो वो क्या कहलाती है, साझेदारी कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी विशेषताओं को समझ लें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी बिजनेस को, व्यवसाय को पार्टनरशिप कब कहा जा सकता है। क्योंकि जैसे कि एक अकेला व्यक्ति है, जैसे कि ए है, ये अकेला भी क्या कर रहा है, अपना कोई बिजनेस चला रहा है, जैसे कि आपके फादर है या आपने देखा होगा आपके चाचा जी हैं, मामा जी हैं, अकेले अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपनी दुकान है उनकी वो चला रहे हैं, तो वो एक अकेले व्यक्ति हैं जो उसको चला रहे हैं, तो वो हो जाता है इस तरह का बिजनेस। क्या है, जो एक अकेला व्यक्ति चला रहा होगा उसे एकाकी व्यवसाय कहते हैं, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, एकाकी व्यवसाय। और जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति लगे हुए होते हैं तो वो हो जाता है आपका साझेदारी व्यवसाय। अब इसकी विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2 or more persons। यहाँ पर देखिए स्पेशली मेंशन है कि एक अकेला व्यक्ति कर रहा होगा तो वो हो जाएगा हमारा एकाकी व्यवसाय, और अगर एक से ज्यादा यानी कि 2 और या फिर 2 से भी अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। कि साझेदारी गठन में एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम 2 व्यक्तियों के साथ आना चाहिए, तो कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं मिलकर के जब वो काम कर रहे होते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। फिर आ जाता है एग्रीमेंट, यानी कि अनुबंध। अब यहाँ पर साझेदारी में कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब आपस में अगर 2 लोग से ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पर क्योंकि एक अकेले की तो बात चलनी नहीं है, सबकी बात को सुनना है, समझना है, तो आपस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक समझौता करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने कोई बात रखी, दूसरे ने समझी, या आपस में मिल करके किसी एक बात पर सहमत हुए, तो उसे क्या कहा जाएगा, समझौता कहा जाता है, या फिर हम उसे अगर लेखांकन की भाषा में कहें तो उसे हम अनुबंध कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में मिल करके। समझौते का ही परिणाम होती है जो व्यवसाय चलाने का लाभ हानि बांटने का। अब वो समझौता कैसा होगा कि किस तरह से व्यवसाय को चलाया जाएगा और कैसे प्रॉफिट को या फिर हानि को, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बांटना है कि सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, हानि भी, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी चारों लोग जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 का एग्जाम्पल दिया था, तो इन चारों को ही उस लॉस को भी वहन करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही करना है, लॉस भी आपको वहन करना है। तो इसी का ही एक एग्रीमेंट तैयार होता है कि किस तरह से बिजनेस चलाया जाएगा, कौन व्यक्ति कौन से काम करेगा, और साथ में लाभ हानि को, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको कैसे बांटा जाएगा आपस में, तो उसका एक अनुबंध होता है। उसके बारे में एक समझ लीजिए आपस में डिसाइड करते हैं कि हाँ किस तरह से कैसे करना है, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी आपस में झगड़े ना हो सके, इसलिए। फिर थर्ड वाला आ जाता है बिजनेस या व्यवसाय। अब ये क्या है कि किसी परिसंपत्ति मात्रा के सह स्वामित्व यानी कि ज्वाइंट ओनरशिप में साझेदारी का गठन नहीं हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि मोहित एवं सचिन संयुक्त रूप से एक भूभाग खरीदते हैं तो वे उस परिसंपत्ति के संयुक्त रूप से मालिक हैं, साझेदार नहीं। लेकिन यदि वे यह कार्य लाभ कमाने के लिए करते हैं और लाभ के लिए जमीन को खरीदते और बेचते हैं तो उन्हें साझेदार कहा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा।
उदाहरण में आपसे क्या कह रहा है, उदाहरण से चलते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि मोहित है और एक सचिन है। मोहित और सचिन ने मिल करके एक प्रॉपर्टी खरीदी, यानी कि मोहित हो गया ये और हो गया सचिन। इन दोनों ने मिल करके क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीदी, कोई जमीन खरीदी, समझ लीजिए जमीन है, इन्होंने जो खरीदी थी दोनों ने मिल करके। तो अब ये दोनों ने जो जमीन खरीदी है, तो इस उद्देश्य से तो नहीं खरीदी ना कि इसको दोबारा बेचना है या इससे उनको कोई प्रॉफिट हो रहा है। अब उन्होंने जमीन खरीद ली है, बाद में आपस में दोनों लोग उसे बांट लेंगे, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। वो एक तरह से इसके साथ स्वामी जरूर है, लेकिन वो साझेदार नहीं है। साझेदार कोई व्यक्ति तब होता है जब वो कोई काम इस पर्पज से कर रहा है कि वो प्रॉफिट को बराबर से इक्वली डिवाइड होगा और वो उसे एक बिजनेस की तरह चलाएगा, तब वो साझेदारी कहलाती है। सिर्फ मिल करके कोई काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप साझेदार हैं। यही यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि एक व्यवसाय के तरीके से जब कोई काम किया जा रहा है मिल करके और उससे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लक्ष्य जो है, वो उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो एक साझेदारी है, अदरवाइज वो सहस्वामी है, ना कि साझेदार है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। फोर्थ पॉइंट इसमें पारस्परिक अभिकरण, म्यूचुअल एजेंसी। अब इसका मतलब क्या है कि साझेदारी का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। पहले हमने समझा था कि जो साझेदारी होती है कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है, जैसे कि 4 का उदाहरण मैंने लिया था, ABCD 4 लोग हैं, कोई एक भी चला सकता है कि अकेला A चला रहा है, या तो ये भी हो सकता है कि चारों मिल करके चला रहे हैं या ABC आपस में मिल करके चला रहे हैं। तो कोई एक भी चला सकता है उनमें से, या सब मिलकर भी उस व्यवसाय को कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई एक साझेदार चलाएगा या तो सब मिल करके चलाएंगे, लेकिन जो साझेदार उसको चला रहा होता है, जो भी, जैसे कि सपोज कर लीजिए ABCD का जो एग्जाम्पल लिया था, तो अगर A अकेला उसे चला रहा है तो A क्या हो जाता है, प्रमुख कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है उस कार्य के लिए, और जो बाकी के साझेदार होते हैं उनकी तरफ से वो एजेंट का काम करता है। ऐसे कि 4 लोग मिलकर के ABCD हैं, ये चारों मिलकर के कोई बिजनेस को चला रहे हैं। अब लेकिन सिर्फ मेन चलाने का काम तो A कर रहा था, तो आगे कोई भी डील करने के लिए या कोई भी सौदा करने के लिए अगर A अकेला गया है, तो वो A जो है वो अकेला खुद को रिप्रेजेंट नहीं करेगा वहां पर। A जो है वो ABCD चारों व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, यानी कि जो अगला व्यक्ति है उसके साथ जो बिजनेस कर रहा होगा, सपोज कर लीजिए अगला व्यक्ति जो है वो E है, E अगर उसके साथ कोई लेन देन करने के लिए तैयार हो गया है, तो ये E जो है, ये समझिए वो सिर्फ A के साथ लेन देन नहीं कर रहा है, वो ABCD चारों के साथ लेन देन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति चला रहा होगा बिजनेस को, साझेदारी को, जो प्रमुख होगा, प्रिंसिपल होगा, वो बाकियों के लिए, जो बाकी साझेदार होते हैं, एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर A जो है वो BCD के लिए एक एजेंट की तरह भी होगा और साथ साथ प्रमुख भी होगा। आपके समझ में आ गया होगा म्यूचुअल एजेंसी क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें लाभ का विभाजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या रहेगा, जो प्रॉफिट है, आपने कई बार रिपीट में ये पढ़ा है, अभी डिफिनेशन में भी देखा, अलग अलग आपने एग्रीमेंट में भी इसे समझा। क्या हो जाता है ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रॉफिट होगा उसको किस तरह से आपस में बांटा जाएगा। क्योंकि ये चारों, जैसे अभी ये जो एग्जांपल लिया था उसी को लेकर के चलते हैं, ABCD हैं, अब चारों हैं, सपोज कर लीजिए कि वो बराबर से पूंजी लेकर के आ रहे हैं या अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि A, B, C और D, अब ये चारों अगर 1-1 लाख की पूंजी लेकर के आते हैं, 1 लाख की पूंजी लेकर के चारों ही आ रहे हैं 1-1 लाख की, तो क्या हो जाएगा टोटल, क्योंकि 1-1 लाख का पैसा लगा रहे हैं, तो टोटल इनकी अगर हम बात करें तो टोटल इनका पैसा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 लाख का, 4 लाख का। अब चारों ने इक्वली लगाया, तो हो सकता है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको भी ये कहें कि हम इक्वली ही चारों में आपस में डिवाइड होगा। या हो सकता है अगर ये D जो है 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए लगा देते बिजनेस में, या D जो है वो 4 लाख रुपए लगा दे, तो अब क्या हो जाएगा, इनका आपस में इक्वल नहीं रहेगा। इन्होंने 2 लाख लगा दिए और इन्होंने 4 लाख लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी टोटल कैपिटल इनकी बढ़ जाएगी और यहाँ पर ये इक्वल नहीं रहेगा। तो हो सकता है जब प्रॉफिट हो रहा हो तो ये कहें कि जो कि मेरी पूंजी ज्यादा है, मेरी कैपिटल ज्यादा है, तो इसलिए मुझे शेयर भी ज्यादा चाहिए, मुझे यानी कि प्रॉफिट भी, लाभ भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। जनरल सी बात है, जब उनकी पैसा वो ज्यादा लगा रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनको प्रॉफिट भी ज्यादा हो, तो अलग अलग भी हो सकता है। तो लाभ को किस तरीके से बांटेंगे ये भी क्या होता है, पहले ही डिसाइड हो जाता है जो अनुबंध होता है उसमें, तो किस तरह से वो आपस में लाभ और हानियों को बांट रहे हैं।
फिर आ जाता है साझेदारी के उत्तरदायित्व, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। क्या उत्तरदायित्व होते हैं? तो प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से दूसरे साझेदारों के साथ तथा स्वतंत्र रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जब तक कि वो एक साझेदार है। एक साझेदार का एक फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी कहें या उसकी फीचर कहें, एक विशेषता होती है साझेदारी की कि जो साझेदार होता है उसका असीमित दायित्व होता है। यानी कि अगर बाकी के साझेदार कोई हानि हुई है, बाकी के साझेदार उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी एक साझेदार भी उसको पूरा करने के लिए पूरी हानि को उत्तरदायी होगा। ये नहीं आप कह सकते कि हमने 1 लाख रुपए लगाए थे तो सिर्फ 1 लाख के लिए हम उत्तरदायी हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जितना भी और भी हानि हो रही है जो दूसरे साझेदार नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास नहीं है, तो वो भी उस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि असीमित उत्तरदायित्व होता है। ऐसे तो अब सीमित दायित्व वाली भी साझेदारी होती है। साझेदारी के प्रकार में वो आते हैं, कई तरह के प्रकार होते हैं साझेदारी के, हम आगे उसे भी पढ़ेंगे कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर लेकिन नॉर्मली जो बात कही जाती है इसके बारे में कि साझेदारी में जो उत्तरदायित्व होता है वो असीमित होता है। तो ये है विशेषताएं, इनको पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख देते हैं, शॉर्ट में आपसे आज पूछा जाता है कि साझेदारी की विशेषताएं बताइए, इतना लिख देते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि साझेदारी विलेख क्या होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे बार बार कि एक अनुबंध होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो वो होता क्या है, उसमें क्या चीजें दे रखी होती है, किस चीजों से रिलेटेड होता है, वो अब हम देख लेते हैं। तो जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि साझेदारी विलेख क्या है। एक अलग से क्वेश्चन भी इसको बन सकता है, लॉन्ग में भी आपको पूछा जा सकता है कि साझेदारी विलेख क्या है और उसमें कौन सी चीजों को मेंशन किया जाता है, यानी कि कौन सी चीजें दे रखी होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं उसको भी हम कि साझेदारी विलेख क्या होता है। तो यहाँ पर साझेदारी संलेख कहिए या विलेख कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। पार्टनरशिप डीड कहा जाता है इसे। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें आपके क्योंकि विलेख जो तैयार किया जाता है सारे पार्टनर्स मिल करके आपस में जो समझौता कर रहे होते हैं वो होता है, और किन किन चीजों से रिलेटेड है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारी बातें डिटेल में दे रखी होती हैं। तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, फर्म का नाम, कि फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस का क्या है, यानी कि किस नाम से फर्म है, क्योंकि एक पार्टनरशिप है तो क्या अकेले व्यक्ति के नाम से नहीं हो सकती ना, तो कोई उसका नाम रखा गया होगा और उसका कहीं पर एड्रेस होगा जहाँ पर से वो ऑपरेट करते होंगे, जहाँ पर भी वो बिजनेस होगा तो उस जगह का एड्रेस होगा। फिर है साझेदारी के नाम, जो साझेदार हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनका क्या नाम है, उनके क्या एड्रेस है। साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति, यानी साझेदार जो है वो किस तरह किस नेचर की है, साझेदारी क्या कार्य कर रही है, वो मतलब उनका बिजनेस क्या है, कैसे वो अपना प्रॉफिट को बांटते हैं, उसका अनुपात क्या है। साझेदारों की पूंजी, कौन सा साझेदार कितनी पूंजी को लेकर के आ रहा है, यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया ही था, बराबर भी हो सकती है, कोई ज्यादा कोई कम भी ला सकता है। पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो साझेदार होते हैं जो अपनी पूंजी ला रहे होते हैं, तो वैसे तो आपकी अगर बात की जाए तो पूंजी पर, साझेदारों की पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। लेकिन अगर जो साझेदारी विलेख है आपस में उन्होंने समझौता किया है कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा, तो वहां पर पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इस तरह का समझौता नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। आहरण, आहरण क्या होता है, जो भी पूंजी लगाई गई है, अगर किसी भी साझेदार को आवश्यकता हो रही है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में समझा था कि अलग अलग पार्टनर्स जो साझेदार हैं अलग अलग पूंजी ला रहे हैं, अगर किसी पार्टनर को जरूरत पड़ रही है पूंजी की, तो उसमें से वो कुछ पूंजी को निकाल सकता है, तो वो जो पूंजी निकाल रहा है अपनी, वो क्या कहलाता है, उसे हम आहरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्राइंग्स बोला जाता है, इंग्लिश में इसे ड्राइंग्स कहा जाता है और हिंदी में आहरण कहा जाता है। फिर आ जाता है आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। अब जो ड्राइंग पेज है, यानी कि जो पैसा निकाल लेते हैं अपना कोई भी साझेदार अगर जो व्यवसाय से, तो उस पर उसको ब्याज देना होता है। साझेदार जो होगा वो ब्याज देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूंजी जो लगाई जाती है उस पर जो साझेदार उसको ब्याज मिलेगा, लेकिन जो आहरण होगा, ड्राइंग्स होगी, उस पर वो ब्याज देगा, क्योंकि उससे पैसा निकाला है ना। बैंक से आप पैसा लेते हैं लोन के तौर पे, तो वहां पर क्या होता है, आपको ब्याज देना पड़ता है ना बैंक को। इसी तरह यहाँ पर भी है कि आपने पूंजी लगा दी थी एक जैसा है, अब आप निकाल रहे, उस पर आपको ब्याज देना होगा। फिर आ जाता है फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, कैसे रखी जाएंगी, साझेदारों की को देय वेतन, बोनस, कमीशन, खातों का अंकेक्षण। अंकेक्षण क्या होता है, खातों की जांच करना होता है कि जो खाते अकाउंट्स बनाए गए हैं, कि आपके जो भी अकाउंट्स रखे हैं, तैयार किए गए हैं, तो क्या आपने पीछे से पढ़ा हुआ है कि जो अकाउंट्स के अलग अलग बनाए जाते हैं, किसी भी कंपनी में, किसी फर्म में रखे जाते हैं, तो उनको जांचा जाता है कि सही ढंग से वो रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं।
किसी भी तरह की कोई अंगड़ती या अर्थमेटिक अशुद्धि तो नहीं है, कोई कपट फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है, तो उनकी जांच की जाती है, उसे ही अंकेक्षण कहते हैं। फिर आ जाता है साझेदारी की अवधि कि कितने टाइम की साझेदारी है। साझेदारी आपकी जो है अनिश्चित काल भी हो सकती है, कोई एक लिमिटेड टाइम तक की भी हो सकती है। तो किस तरह की साझेदारी है, कितने टाइम तक चलनी है, वो भी आपकी उसमें मेंशन रहता है। साझेदारों के ऋण पर व उस पर ब्याज की दर कि साझेदारों को ने अगर कोई ऋण है तो कितना होगा या उस पर ब्याज की दर क्या होगी। पूंजी खाता रखने की विधि कि किस तरह से जो कैपिटल अकाउंट है वो बनाए जाएंगे। इसके दो मेथड होते हैं, आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे उन दोनों मेथड्स को कि क्या होते हैं, किस तरह से उनमें अकाउंट्स को रखा जाता है, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। फिर आ जाता है साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व कि जो साझेदार हैं उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके राइट्स हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होना जरूरी है सबके अधिकारों को, नहीं तो आपस में क्या होता है बाद में मतभेद आते हैं जिससे साझेदारी टूटने की संभावना रहती है। तो पहले से उनके अधिकार कर्तव्य सब कुछ डिटेल में मेंशन होते हैं। फिर आ जाता है कि कोई नया पार्टनर, अब जैसे ABCD 4 थे लेकिन अब E भी चाह रहा है उसमें आना, उस साझेदारी में पार्टनरशिप में बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है, अब चाह रहा है E भी क्या उसमें शामिल हो जाए। तो वहाँ पर जो नया साझेदार के तौर पर हो जाएगा, तो वो जब आ रहा है तो वो कैसे आएगा, किस तरह से वो, और क्योंकि ऐसे तो नहीं आएगा अपनी कुछ पूंजी भी लेकर के आएगा, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो कितनी होगी, क्या होगी, उससे रिलेटेड सारे नियम और प्रावधान जो होते हैं वो भी उसमें दिए रहते हैं जो साझेदारी संदेश होता है। फिर नए साझेदारों के प्रवेश अवकाश ग्रहण करने मृत्यु होने वाला कि कैसे वो प्रवेश करेगा। अगर वो अवकाश ग्रहण यानी कि साझेदारी छोड़कर जाना चाह रहा है या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कुछ प्रॉफिट या कुछ लाभ दिया जा रहा है तो वो क्या रहेगा उसके बारे में। विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन कि कैसे विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। ख्याति जो गुडविल होती है उसका कैसे मूल्यांकन होगा, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे आगे, अलग से इसको भी एक वीडियो रहेगी। उसका मूल्यांकन कैसे होगा, लेखांकन कैसे किया जाएगा। अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो किस तरह से उसको निपटारा किया जाएगा, यानी कि जो उसने पैसे लगाए थे उसका पैसे उसको वापस किया जाएगा, उसको क्या लाभ दिया जाएगा, ये सारी चीजें। फर्म की समापन की विधि व परिस्थिति कि किस तरह से फर्म का समापन होगा, यानी कि फर्म को बंद किया जाना, क्लोज किया जाना, क्योंकि एक निर्धारित अवधि तक है तो उस अवधि के बाद फर्म जो होगी अपने आप वो क्लोज हो जाएगी। यानी जो साझेदार मिलकर के व्यवसाय कर रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है, साझेदारी फर्म। तो वो किस तरह से बंद की जाएगी, समापन कैसे उसका होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहती है। और भी पॉइंट्स होते हैं जिसमें मेंशन होते हैं, इतने सफिशिएंट है 20 पॉइंट्स आपके, इसको लिख करके अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। और अगर शॉर्ट में आ रहा है तो सिर्फ पॉइंट्स लिख दीजिए, एक्सप्लेन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतने पॉइंट्स आपके सफिशिएंट होंगे मार्क्स अच्छे दिलाने के लिए। तो ये हो जाता है साझेदारी विलेय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि साझेदारी जो होती है वो किस तरह की होती है और इस साझेदारी में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके खाते किस तरह से रखे जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साझेदारी पार्टनरशिप क्या है और किस तरह से इसमें जो पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं और कैसे साझेदारी संलेख रखा जाता है। इसमें जो आप लोग का बिजनेस स्टडीज है, व्यवसाय अध्ययन है, उस पर भी अलग से उसकी भी लेक्चर्स की वीडियोस आप लोग के लिए लेकर मैं आऊंगी, जिससे कि आपका वो भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जितने भी बच्चे चाह रहे हैं कि उस सब वीडियोस में आप लोग के लिए लेकर आऊँ, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, उसको भी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगी, जिससे कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी अच्छे से रहे। उतना पढ़िए जितना आपके लिए जरूरी है और एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।